बच्चों हम कर रहे हैं कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों अब तक हमने चर्चा कर ली है घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों की। आज से हम चर्चा करेंगे बच्चों आयतनों की। सबसे पहले हम लेंगे घन और घनाभ के आयतन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों घनाभ और घन के आयतन की। पृष्ठीय क्षेत्रफलों की चर्चा हम कर चुके हैं। देखिए घनाभ और घन का आयतन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं घनाभ। घनाभ के बारे में हमने देख लिया है कि घनाभ क्या होता है। 6 पृष्ठों से घिरकर बनी बंद आकृति घनाभ होती है। माचिस कह लीजिए, ईंट कह लीजिए, कमरा कह लीजिए, बॉक्स कह लीजिए, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? घनाभ के व्यवहारिक एग्जाम्पल हैं। इसके और क्या क्या नाम है? आयत फलकी, समांतर षटफलकी, ये सब इसके अन्य नाम हैं। और इसके बारे में हमने ये पढ़ लिया है कि अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर हमें दी गई है तो इसके आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होती है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। इसके अलावा हमने ये भी चर्चा कर ली थी कि अगर किसी कमरे में या घनाभ का जो मुख्य विकर्ण होता है उसकी लंबाई क्या होती है। कमरे में रखे जाने वाली सर्वाधिक लंबी छड़ की लंबाई कह दो या मुख्य विकर्ण की लंबाई कह दो, क्या होता है? √L² + B² + H²। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ने वाले हैं आयतन के बारे में। तो देखिए बच्चों, अगर हम घनाभ को ध्यान से देखें तो ये एक क्या है? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म किसको बोलते हैं? जिसका आधार और टॉप का मतलब शीर्ष क्या हो? सर्वांग सम हो। आधार और शीर्ष कैसे होने चाहिए? ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो घनाभ में आधार और शीर्ष सर्वांग सम होते हैं। और बाकी के जो पृष्ठ हैं साइड वाले या आगे पीछे वाले, ये जो पृष्ठ हैं आगे वाले पीछे वाले पृष्ठ, ये क्या होने चाहिए? समांतर चतुर्भुज होने चाहिए। समांतर चतुर्भुज कक्षा 8 में आपने पढ़ा है ना प्रिज्म के बारे में। तो वही है, ये एक प्रिज्म का उदाहरण है। और प्रिज्म के लिए हम जानते हैं आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और आप ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? घनाभ का आयतन LBH। घनाभ का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। दोनों चीजें याद रखिएगा बच्चों। आयतन, घनाभ का आयतन हम निकालते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई करके। क्योंकि ये एक क्या है? ये एक क्या है? प्रिज्म है। और प्रिज्म कोई सा भी हो, चाहे से वो घन हो, घनाभ हो, बेलन हो या और कोई प्रिज्म हो, उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन हमेशा क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है ना। तो इसका आयतन हो गया LBH। इसकी चर्चा हमने कर ली है। अब हम देखते हैं घन के बारे में। तो घन हम जानते हैं क्यूब इंग्लिश में बोलते हैं। घनाभ में 6 आयताकार पृष्ठ होती हैं। इसके अंदर 6 कैसी पृष्ठ होती हैं? वर्गाकार पृष्ठ होती हैं। हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ऊंचाई भी भुजा, तो भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। प्यारे बच्चों, क्या होता है? भुजा क्यूब। और घन के विकर्ण की लंबाई हम ऑलरेडी देख चुके हैं, भुजा √3। तो घन और घनाभ के आयतन के बारे में आपको पता चल गया। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन क्या? भुजा क्यूब या इसकी जो साइड है A का क्यूब। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। घन और घनाभ के आयतन पर कैसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे बच्चों। देखिए पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 11 देखिए बच्चों। एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना है। तो दीवार देखिए बच्चों कैसी होती है?
दीवार, ये दीवार है क्या, ये दीवार के बारे में विचार कीजिए। ये वाली दीवार, ये एक दीवार बनाई जानी है इस तरीके की। इस दीवार के बारे में विचार कीजिए। इस दीवार की लंबाई आपको दी गई है, कितनी लंबी है, कितनी लंबी है, 10 मीटर लंबी दीवार बनानी है। ठीक है, दीवार की ऊंचाई कितनी रखनी है, दीवार की ऊंचाई 4 मीटर रखनी है। दीवार की चौड़ाई या मोटाई की अगर हम बात करें, ये मोटाई की बात करें तो 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 0.24 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई दीवार के बारे में बात। तो ऐसी एक दीवार बनानी है 10 मीटर लंबी, 4 मीटर ऊंची और 24 सेंटीमीटर मोटी दीवार आपको बनानी है। इसका मतलब घनाभागार हो गया, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो घनाभ। किससे बनानी है, यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर वाली ईंटों से बनाया जाना है, इसका मतलब यहाँ ईंटें भरी जानी। इस यहाँ ईंटें रख देंगे आप, ईंटें रख रख के दीवार बनाएंगे, तो इसके लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अच्छा मेरी बात समझिए, जब हम दीवार बना रहे होते हैं तो क्या हम खाली जगह में ईंटें भर रहे होते हैं, और यानी कि भरने का काम होगा। जितनी ईंटें इस दीवार में भरी जा सकती हैं उनकी संख्या हमें निकालनी है। भरे जा सकने का मतलब आयतन होता है क्या, धारिता को ही हम आयतन कहते हैं। तो हमें ये पता करना है कि इस दीवार का आयतन कितना है, जिसमें कितनी ईंटें आ जाएगी। ईंट का आयतन पता कर लेंगे, दीवार का आयतन पता कर लेंगे। तो अगर हम दीवार के आयतन को ईंट के आयतन से भाग दे देंगे तो हमारे पास अभिष्ट ईंटों की संख्या आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, छोटा करके समझिए बच्चों। ईंटों की संख्या मैं कैसे निकालूंगा भाई, एक ईंट के आयतन का भाग लगा दूंगा किसमें, दीवार के आयतन में। तो दीवार का आयतन में भाग लगाना है किसका, एक ईंट के आयतन का। एक ईंट का आयतन थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये एक बाल्टी है, बाल्टी समझते हैं। इसका आयतन है 30 लीटर। कितना आयतन है इसका, 30 लीटर। 30 लीटर पानी इसके अंदर आता है। ये एक छोटू गिलास है, छोटू गिलास का आयतन है आधा लीटर। कितना है, आधा लीटर। बताओ बाल्टी कितने गिलास में भर जाएगी। तो आप बोलेंगे सर 60 गिलास डालने पड़ेंगे। तो कैसे निकाला, 30 में हमने एक्चुअली भाग लगाया किसका, 1/2 का, और हमारे पास आंसर आ गया 60। तो ऐसा ही हम ईंटों की संख्या के लिए भी करेंगे। किसमें भरना है, दीवार में। क्या भरना है, ईंट। कितनी ईंटें आएंगी, दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग लगा लेंगे। अच्छा दीवार कैसी है, दीवार है घनाभाकार, इसलिए आयतन हो गया L × B × H। ईंट कैसी है, ईंट भी घनाभाकार, L × B × H। डैश क्यों लगा दिया, क्योंकि ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है। दीवार की लंबाई है 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब हो गया 1000 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में ले लेते हैं। चौड़ाई है 24, ऊंचाई है 4 मीटर। 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर। ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए 24 × 12 × 8, 24 × 12 × 8। अब ध्यान से समझिए, 24 से 24 कट गया, 8 से इसको काटा 50 बार कट गया, 2 से इसको काटा 6 बार, और ये कितनी बार, 25 बार, यानी कि 25,000/6। भाग लगाइए, 6 चौक 24, 1 बच गया 10, 6 एकम 6, 4 बच गया, 6 छिका 36, 6 छिका 36 और 6 6 6 6 ऐसे चलता रहेगा। यानी कि लगभग मैं बात करूं, लगभग में अगर हम बात करें तो 4167 ईंटें लगेगी। कितनी ईंटें लगेगी, 4167 ईंटें। कैसे पता किया, दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग लगा दिया। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए
कि किसी बड़ी चीज़ में कितनी छोटी चीज़ भरी जा सकती हैं या रखी जा सकती हैं, तब आप बड़ी चीज़ के आयतन में छोटी चीज़ के आयतन का भाग लगा के संख्या ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि एक बड़ा कार्टून है, बड़ा कार्टून, उसके अंदर छोटे छोटे कितने बिस्किट के पैकेट रखे जा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, कार्टून के आयतन में एक बिस्किट के पैकेट का आयतन का भाग लगा देंगे, तो आपके पास अभिष्ट संख्याएं आ जाएंगी। रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, कॉपी में कैसे लिखना है। तो दीवार द्वारा सभी ईंटों को घेरा जाना है, यानी कि भरा जाना है। भरे जाने के संदर्भ में आयतन ज्ञात करते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, दीवार का आयतन निकाल लेंगे। प्रत्येक ईंट की विमाएं दे रखी है, प्रत्येक ईंट का आयतन निकाल लेंगे। ईंटों की संख्या के लिए दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग लगा देंगे, तो 4166.6666 तक आएगा लगभग, यानी कि थोड़ी आधी से ज़्यादा ईंट और चाहिए, तो आधी से ज़्यादा ईंट का मतलब पूरी ईंट लानी पड़ेगी हमें, तो हम बोलेंगे कि 4167 ईंटें लगेगी भाई। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, और किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, कितनी संख्याएं भरी जा सकती हैं, ऐसा सवाल। उसके बाद में आपको देखिए, एक बच्चा है जो भवन ब्लॉकों से खेल रहा है, भवन ब्लॉकों से खेल रहा है, घनाकार ब्लॉक है उसके पास। घर बनाने के मार्केट में आपने देखे होंगे ब्लॉक्स मिलते हैं, ब्लॉक्स से खेलते हैं बच्चे अलग अलग डिजाइन बना के, तो वैसे ही ये बच्चा भी खेल रहा है। किसके आकार का है ब्लॉक, घन के आकार का है। उसने इससे एक आकृति में दर्शाए अनुसार एक ढांचा बना लिया है। अच्छा, उसने ऐसी टीयर्स बना ली हैं, ठीक है ना, और स्टीयर्स बना ली हैं, यानी कि सीढ़ियाँ बना ली है। इस तरीके से चलेगा वो, इधर से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, खेलने में उसको बड़ा मजा आने वाला है। तो ऐसी उसने क्या बना ली है, एक डिजाइन बना ली है। और इस जो ये ब्लॉक है, इसका किनारा है 3 सेंटीमीटर का। इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर वाले ऐसे ब्लॉक हैं, जिनसे क्या कर लिया है इसने, ऐसा ढांचा बना लिया है। बच्चे द्वारा बनाए गए ढांचे का आयतन, तो बताओ इसके अंदर कितने लगे हुए हैं। एक का तो मैं बता सकता हूँ, एक का तो मुझे पता है। घन का क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27। और अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसके अंदर कितने ऐसे लगे हुए हैं, घनाकार ब्लॉक लगे हुए हैं, तो फिर मैं उसको क्या कर दूंगा, जोड़ के निकाल लूँगा। तो देखिए पता करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना, 12, 12 और 2 14 और 1 15। इसका मतलब 15 से मिलके बना हुआ है। तो 1 का कितना, 27, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 से गुणा कर दीजिए। 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 15 90, 15 सत्ते 105, हासिल 10, और कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 10 कितना हो गया, 40। तो 450 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इस ढांचे का आयतन। कैसे पता किया, वापस से समझिए। हमने एक ब्लॉक का आयतन निकाल लिया, और क्योंकि ये ऐसे ब्लॉकों से ही बनी हुई है, तो जितने से बनी हुई है उससे गुणा कर दिया। बात क्या समझनी है आपको, कि अगर छोटी चीज से, किसी चीज से मिलकर आपने एक बड़ी चीज बनाई है, तो उस बड़ी चीज का आयतन जो होगा उन छोटी छोटी चीजों के आयतनों के योगफल के बराबर होगा। इसका मतलब अगर आप किसी चीज से दूसरी चीज बना लेते हो, आयतन नहीं बदलने वाला, आयतन कभी नहीं बदलता। अगर आप क्या करें, किसी बर्तन को पिघलाकर दूसरा बर्तन बना लें, गिलास को पिघलाकर आप कप बना लें, तो गिलास का आयतन के बराबर ही क्या रहेगा, कप का आयतन रहेगा, ठीक है ना। गोले को पिघलाकर आप क्या बना दें, घन बना ले, तो अभी भी क्या रहेगा, आयतन बराबर ही रहेगा। तो इस प्रश्न से आपको यह समझना है कि अगर छोटी कई आकृतियों को मिलाकर एक मूल आकृति बनाई जाती है, बड़ी आकृति बनाई जाती है, तो उस बड़ी आकृति का आयतन बाकी सभी आकृतियों के आयतनों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ 27 घन से मिलकर यह आकृति बनी थी, तो 27 को 15 से गुणा कर दिया, 15 घनों से मिलकर बना था और एक का आयतन था 27, गुणा कर दिया तो 405 घन सेंटीमीटर क्या आ गया है, इस ढांचे का आयतन आ गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको आयतन से संबंधित सारे प्रश्न जो मैंने समझाए, दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए। अब आप प्रश्नावली 13.5 के सवाल कर सकते हैं बच्चों, जिसमें आपसे घन और घनाभ के आयतन के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में घन और घनाभ के आयतन से संबंधित प्रश्नावली 13.5 में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, सवाल निकालिए बच्चों। खुश रहिए, धन्यवाद।